हेलो बच्चों, वेलकम फॉर टुडेज लेक्चर। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया पार्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने सीख लिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसको पानी में डालो टूटेगा नहीं, है ना। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स आप रिएक्टेंट के लोगे उसके हिसाब से ही चीजें बनेंगी। एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट का दूंगा, फिर इलेक्ट्रोलाइट क्यों सीखना जरूरी है वो बताऊंगा। समझो मैंने लिया एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, उसको पानी में डाला, क्या मिलेगा? पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, पर मिलेगा क्या? C6H12O6 ही मिलेगा ना। मतलब एक मॉलिक्यूल लिया था, एक ही मिला, उसका डिसोसिएशन नहीं हुआ, एसोसिएशन नहीं हुआ। व्हाट इज डिसोसिएशन? ब्रेकडाउन होना, एसोसिएशन यानी जुड़ जाना, दोनों भी नहीं हो रहा है ना। इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब मैंने जितना रिएक्टेंट लिया उतना ही प्रोडक्ट मिला। ये क्यों बता रहा हूं पता है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता है बच्चों? क्योंकि हम लोग बात किसका कर रहे हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स पे। बच्चों नंबर ऑफ सोल्यूट पे जो चीज डिपेंड करती होगी उसके लिए ये नंबर भी तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर मैंने एक सोल्यूट लिया और दो मिल गए तो नंबर डबल हो गया ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल होना चाहिए। ये एक लिया, एक ही मिला, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम रहा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? वो चारों प्रॉपर्टीज, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हो गई। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, ये बात अभी और थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, समझो मैंने एक NaCl लिया, मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं, एक NaCl लिया है तो इतना इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जो भी वैल्यू मेरे मन में है या फिर एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया हुआ है। एक NaCl लिया है तो बॉइलिंग पॉइंट समझो, एग्जांपल दे रहा हूं, 0.1 डिग्री से बढ़ेगा। पर जैसे ही NaCl मैं पानी में डाल देता हूं, इससे क्या बनता है? एक Na प्लस और एक Cl माइनस। अभी आयंस की संख्या 2 हो गई ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तो डबल हो जाएगी। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एक NaCl मॉलिक्यूल डालने से 0.1 डिग्री सेल्सियस एलिवेशन या फिर इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट में, पर अभी दो लोग तैयार हो गए, मतलब एलिवेशन वुड बी 0.2 डिग्री सेल्सियस। ये चीज साइंटिस्ट लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता पड़ी। इसलिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला बात तो ठीक है, जितना मॉलिक्यूल लोगे जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही इंक्रीज होगा, पर यहाँ तो ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट में तो मॉलिक्यूल टूटेगा। ये तो NaCl का बात है जिसके सिर्फ दो टुकड़े होते हैं। कोई और एग्जांपल अगर लूंगा मैं, समझो मैंने लिया CaOH ट्वाइस, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, उसका टुकड़ा होके क्या बनेगा? Ca+2 आयन बनेगा एक, और दो OH माइनस आयंस बनेंगे। मतलब कितने लोग बन गए? 3। एक्सपेक्टेड क्या था? मैंने लिया था क्या? 1, है ना। और ये कितना है? ऑब्जर्व कितना है? 3। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाहता हूँ? लिया मैंने, एक मॉलिक्यूल था, बन गया 3 आयंस बन गया। भले आयंस बने, मॉलिक्यूल बने, पर संख्या तो 3 गुनी हो गई कि नहीं? 3 टाइम्स हो गई कि नहीं? तो मैंने अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस समझो 0.5 डिग्री सेल्सियस एक्सपेक्ट किया होगा, एक CaOH ट्वाइस मिलाने से, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये मैंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया था या मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होगा 1.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसका 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स ऑफ 0.5 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई? इसलिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो इंपॉर्टेंट है ही, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेशन। आर यू गेटिंग दिस? समझ गए? इसके लिए 3 पॉइंट दिया हुआ है बच्चों टेक्स्ट बुक में, जो अभी मैंने आपको बताया ना, उसी चीज को 3 स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है। क्यों पढ़ना जरूरी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स? फर्स्ट पॉइंट, द सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आल्सो एग्जिबिट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज व्हिच डू नॉट ओबे रिलेशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के रिलेशन क्या है? 1:1 या 2:2, 5:5। 10 मॉलिक्यूल लोगे तो 10 ही मिलेगा, 100 लोगे 100 ही मिलेगा, मतलब रेशो 1:1 हुआ ना। पर इलेक्ट्रोलाइट वो चीज को ओबे या फॉलो नहीं करते। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर ग्रेटर देन दोज टू बी एक्सपेक्टेड फॉर सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर मैं ग्लूकोज लेता ना एक मॉलिक्यूल, तो बॉइलिंग पॉइंट 0.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी ऐसा मैंने सोचा, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया कि 0.5 से ही बढ़ेगा, पर एक्चुअल में बढ़ रहा है कितना, 1.5 डिग्री सेल्सियस से। मतलब सेम वैल्यू नहीं आ रही है दोनों की, इसलिए भी सीखना जरूरी है। और तीसरा पॉइंट, द मोलार मासेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द एक्वेस सॉल्यूशंस डिटरमाइंड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर फाउंड टू बी कंसिडरेबली लोअर देन द फॉर्मूला मासेस। मतलब बताता हूं, ये COH ट्वाइस है, कैल्शियम का मास होता है 40 बच्चों, 40 प्लस O का मास कितना होता है 16, ऐसे कितने हुए 2, तो हो गया 32, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, ऐसे कितने H हैं 2, 32 और 2 34, 34 और 40 74 मैंने एक्सपेक्ट किया मोलार मास, ठीक है। और जब इनका टुकड़ा हुआ तो इसका मास क्या है 40, इसका मास क्या है 16 और 2 18, 18 18 कितना हो जाएगा, सॉरी 18 नहीं 16 और 1 17, 17 2 OH माइनस है 17 17 34। मतलब क्या एक्सपेक्ट किया गया था कि जब जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया आपको मास क्या मिलेगा, जब आप सॉल्यूशन में ढूंढोगे, ऐसा अज्यूम करो हम सॉल्यूशन में घुस गए हैं, हम बहुत बड़ा बीकर है उसमें घुस गए स्विमिंग पूल जैसा, और उसमें ढूंढ रहे हैं भाई CH ट्वाइस किधर है, ऐसा ढूंढ रहे हैं। और ढूंढते हुए हमने एक्सपेक्ट क्या किया था कि पूरा CH ट्वाइस एक साथ में मिलेगा जिसका मास 74 होगा, 74 अशना, पर बाद में पता पड़ा कि अरे इसका तो मास 40 ही है, मतलब एक्सपेक्टेड से बहुत कम है। ये अकेला मिलेगा ना, ये अलग मिलेगा, ये अलग मिलेगा, तो ये जब मिलेगा तो मास 34 है, ये जब मिलेगा तो मास 40 है, मतलब इससे तो बहुत छोटा है। ये बात है, ये तीसरा पॉइंट है कि मोलार मासेस ऑफ द एक्सपेक्टेड नॉन इलेक्ट्रोलाइट पार्ट इज वेरी मच हायर देन द ऑब्जर्व्ड, या फिर बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड इज वेरी मच लोअर देन द एक्सपेक्टेड। बात तो एक ही है ना, क्या बोलते हो, एक्सपेक्टेड 74 था उससे बहुत कम है, या फिर ऑब्जर्व जो है उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, बात एक ही। ये तीन मेन रीजंस की वजह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो रिलेशन है उसको अलग से पढ़ते हैं। और वो पढ़ने के लिए मैंने कल जिस साइंटिस्ट का बात किया था वैन हॉफ, उन्होंने एक नया टर्म दिया जिसको बोलते हैं वैन हॉफ फैक्टर। क्या बोलते हैं, वैन हॉफ फैक्टर। सिंबल दिया गया है इसका स्मॉल आई, मराठी भाषा में आई मतलब मां, ठीक है। आगे चलते हैं, क्यों ये बताया सबको पता है, पर फिर भी आगे इसका यूज होने वाला है हमको ये सिंबल का। वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थेरोटिकल, थेरोटिकल का स्पेलिंग है थियोरेटिकल, पर हम इंडिया में बोलते हैं थेरोटिकल, ठीक है। ये मत सोचना मैंने गलत स्पेलिंग लिखा, थोड़ा विश्वास कीजिए, और नहीं है विश्वास तो टेक्स्ट बुक चेक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, गूगल चेक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थेरोटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है वो आगे बताऊंगा, इससे क्या होगा वो आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ फॉर्मूला का बात कर रहा हूं। और बाद में ना ये चैप्टर सारा पढ़ा के हो जाएगा ना, तो फॉर्मूले की लिस्ट में अब तक पढ़ाए हुए सारे फॉर्मूले अपडेट करेंगे, फिर न्यूमेरिकल को हाथ डालेंगे, ठीक है। I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थेरोटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए यही आएगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थेरोटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला वाला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके लिए I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन theoretical lowering of vapor pressure. What is theoretical? Expected. What is observed? जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिला वो, ठीक है। सेकेंड I is equal to
सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज। ऑब्जर्व, आपको ये शॉर्ट फॉर्म समझ रहे हैं क्या? देखो पहला वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, वेपर प्रेशर का लोअरिंग, I is equal to observed lowering of vapor pressure upon theoretical lowering of vapor pressure. सेकेंड क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, तो I is equal to observed एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और यहां पे क्या आएगा, अपॉन थेरोटिकल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, बोलो। तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन थेरोटिकल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अभी इधर जगह नहीं है नीचे, इसलिए चौथा यहां पे लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं है, यही स्टाइल से जाना है। बोलो क्या है चौथा प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वहां पे इंक्रीज डिक्रीज का बात नहीं है, पर हाँ जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। क्या बोला, जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यूज करते हो, जितना ज्यादा यूज करोगे ऑस्मोटिक प्रेशर उतना बढ़ेगा। I is equal to observed osmotic pressure upon theoretical osmotic pressure। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको सिंबल क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डेल्टा पी बराबर, तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा पी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा पी थेरोटिकल। बात समझ में आ रही है क्या? उसी के आगे लिखना है हमको, बॉइलिंग पॉइंट का चेंज जो होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी। तो फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टीबी थेरोटिकल। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पे क्या आएगा, सिंबल लिख रहे हैं, सिर्फ वो जो शब्द लिखे हैं उसको सिंबल दे रहे हैं एज पर अवर चैप्टर। हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, क्या आएगा, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी एफ थेरोटिकल। जब टीचर पढ़ा रहा होता है, बोलता है क्या आएगा क्या आएगा, तो आपको ऐसे लग सकता है क्या ये बच्चे जैसा करने को बोलते हैं सर, घर में लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये क्या बच्चे जैसा लेक्चर सुनते हुए रिपीट कर रहा है। घर में कोई नहीं सोचेगा, घर में सबको पता है कि पढ़ाई करने का सही टेक्निक क्या है। और दूसरी बात, आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज मत लगने दीजिए, क्योंकि जितना अभी पढ़ाते हुए रिपीट करते जाएंगे उतना बाद में मेहनत कम लगेगी। प्रैक्टिस करते हुए जितना रक्त बहाओगे युद्ध में, उतना कम रक्त बहाना पड़ेगा, ये आपने सुना हुआ है। ये मैं रब किया क्योंकि आधा पार्ट नीचे चले गया था। डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व अपॉन, है ना, अभी दिख रहा है ना, डेल्टा टी एफ थेरोटिकल। इसका क्या होगा, इधर जगह नहीं पर आप इसके बराबर सामने लिखना, पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई थेरोटिकल। ठीक है, बीच में थोड़ी सी लाइंस खींच देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। वरना थोड़ा सा मिक्स वगैरह हो सकते हैं ना, कंफ्यूज हो सकते हैं ना। लिख लीजिए, लिख लीजिए सारा। वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू, पहला ये मेन फॉर्मूला और 1 2 3 4 ये इसी पे से आए हुए हैं, ये लिख लो, फिर मैं आगे का बताता हूँ आपको क्या करना है एग्जैक्टली, या आई क्या होता है वगैरह वगैरह डिटेल में देखेंगे, टेंशन नहीं लेना। ओके, चलते हैं। अभी मैं आपको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। जब भी कोई नया थियरी आता है, वो पुरानी वाली थियरी को जनरली रिप्लेस करके आता है, बराबर ना। पुरानी कोई तो थियरी है, उसमें कोई तो मिस्टेक है, उसको रिपेयर करके नया थियरी बनाते हैं साइंटिस्ट, बराबर। हमने सीखा हुआ है,
क्या सीखा हुआ है हमने, डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट, देखना ध्यान से, डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2, ठीक है ना। ये P1 नॉट उधर भेज दे, क्या मिलेगा, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2, ठीक है। ये डेल्टा P है ना, ये ऑब्जर्व वाला अगर डेल्टा P रहेगा, अब देखना क्या बोल रहा हूं मैं, अब ये सारा रब कर रहा हूं, इधर I है I, ठीक है। P1 नॉट x2 ये किसका फॉर्मूला है, थेरोटिकल का, न्यूमेरिक। एक बात याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हो ना, द चेंज इन वेपर प्रेशर और द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाज फाउंड टू बी मतलब एक्सपेरिमेंटली यानी ऑब्जर्व। द चेंज इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाज कैलकुलेटेड टू बी या कंप्यूटेड टू बी थेरोटिकल कैलकुलेट किया जाता है और ऑब्जर्व देखा जाता है, सॉल्व मतलब एक्सपेरिमेंट करके ओके इतना फर्क आया ऐसा नोट डाउन किया जाता है, समझ गए। थेरोटिकल सॉल्व करके निकाला जाता है, कैलकुलेट कंप्यूट करके, कंप्यूटर शब्द आया कंप्यूट से, कंप्यूट मतलब टू कैलकुलेट, ठीक है। और ऑब्जर्व वाला जो होता है, एक्सपेरिमेंटल वाला जो होता है, वो एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू देखा जाता है और नोट डाउन किया जाता है, फर्क समझ गए। तो अभी ये जो है ये थेरोटिकल है बच्चों, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। वेंट ऑफ फैक्टर का बाकी लोगों से रिलेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी हमने क्या बोला कि एक NaCl लिया, उसके दो टुकड़े हो गए, तो NaCl का थेरोटिकल वैल्यू क्या था, एक मॉलिक्यूल 1, ठीक है। और जब दो टुकड़े हो गए तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ, 2, समझ गए। ऑब्जर्व का वैल्यू 2 है, थेरोटिकल का वैल्यू 1 है, तो I का वैल्यू क्या है, ऑब्जर्व अपॉन थेरोटिकल 2 अपॉन 1, मतलब I इज 2, पक्का। देखो क्या बोल रहा हूँ, या वो वाला पार्ट आगे बताऊंगा, चलो ये जो मैं डेल्टा P वाला बोल रहा था ना वो आगे बताऊंगा, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, समझो मेरे पास। अच्छा इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, अभी जो सिखा रहा हूँ ना उस पे 1 NaCl है तो थेरोटिकल नंबर ऑफ मोल्स कितना है। अच्छा हमने 4 फॉर्मूले लिखे क्या, पांचवा और एक लिख लो, पांचवा और एक लिख लो, क्या पांचवा लिखोगे, I इज इक्वल टू N observed upon N theoretical. What is N? Number of moles. Observed upon theoretical, ये बात याद रखना, observed upon theoretical. अच्छा कभी कभी कंफ्यूजन भी होगा, सर ऊपर ऑब्जर्व की नीचे ऑब्जर्व, तो क्या करना है, मैंने आपको बोला था मराठी में माँ को क्या बोलते हैं, आई। आजकल पहले क्या होता था, एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ याद रखने के, पहले क्या होता था कि गांव गांव में फैसिलिटीज नहीं थी हॉस्पिटल की, तो दाई माँ होती थी, गांव में 1 2 या 3 4 एक्सपर्ट फीमेल्स होती थी बेबी पैदा करवाने में। तो जब भी किसी औरत का 9 महीना पूरा हो जाता, लेबर पेन्स होता है, जब पेट दुखता है बहुत, बेबी होने वाला होता है, पैदा होने वाला होता है, तब उनको बुलाया जाता था और वो अलग अलग टाइप के पेट पे वगैरह, थाइस पे वगैरह मसाज करके वो बेबी को बॉडी से बाहर सुरक्षित और अच्छे से लेके आती थी, ठीक है। पर अभी ऐसा नहीं, अभी हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छी डेवलप्ड है, पिछले 50-60 साल में बहुत फर्क पड़ा होगा ना। तो मैक्सिमम बच्चे कहाँ पैदा होते हैं, हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में कहाँ पैदा होते हैं बच्चे, ऑपरेशन थिएटर में, है कि नहीं, किधर होते हैं, ऑपरेशन थिएटर में। मोस्टली आजकल ऑपरेशन हो रहा है, एक्चुअली होना नहीं चाहिए पर हो रहा है, क्या करें। तो आई होने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है, याद रखने के लिए सीक्वेंस बता रहा हूं, ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है, क्या होने के लिए, आई होने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है। तो I इज इक्वल टू OT, याद रहेगा, पहले O फिर नीचे T, ऑब्जर्व अपॉन थेरोटिकल, हर जगह ऑब्जर्व अपॉन थेरोटिकल। एक केस ऐसा होगा जहां पे ऑब्जर्व अपॉन थेरोटिकल नहीं होगा, वो आगे बताऊंगा, ठीक है। यहां पे उसका कोई लेना देना नहीं है, आई होने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है, I इज इक्वल टू OT, क्लियर। नेक्स्ट ये देख लिया पांचवा फॉर्मूला, आगे बढ़ते हैं। एक NaCl है तो नंबर ऑफ थेरोटिकल मोल्स कितना है, 1 है ना, क्या बोलते हो, थेरोटिकल मतलब जो मैंने देखा,
जो मैंने लिया, सॉरी थ्योरेटिकल मतलब जो मैंने लिया, मैंने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 मोल NaCl डाला, तो एक्सपेक्टेड क्या है, 1 ही मोल है ना, मैंने 1 मोल लिया तो 1 ही मोल एक्सपेक्ट करूंगा, पर आगे जाके उसने पराक्रम दिखा दिया और टूट गया 1 Na प्लस एंड 1 Cl माइनस में, तो कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड मोल्स इज 2। मतलब थ्योरेटिकल मतलब क्या, थ्योरेटिकल मतलब तो आपको पता है ये शब्द का, इसके 2-3 मीनिंग है, थ्योरेटिकल, एक्सपेक्टेड, टेकन और कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड मतलब ऑब्जर्व्ड, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड और फाउंड आउट, और ब्रेक होने के बाद जो मिलता है, क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है ना, NaCl का टुकड़ा हो रहा है, टुकड़े होने को बोलते हैं डिसोसिएशन, कभी कभी कुछ मॉलिक्यूल जुड़ते भी हैं उसको बोलते हैं एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पे I का वैल्यू क्या आएगा, I इज इक्वल टू N ऑब्जर्व, मैंने आपको बोला ना क्या होगा, I होने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है, N ऑब्जर्व अपॉन N थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व का वैल्यू 2, थ्योरेटिकल का 1, देयरफॉर I इज इक्वल टू 2। जैसे आप I2 देखते हो मतलब समझ जाना जितना भी मोल्स लोगे उसका डबल हो जाएगा, और मोल्स डबल होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी डबल होगा, एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट जो है उससे डबल मिलेगा, एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट जो कम हो रहा है उससे डबल कम होगा। समझ में आ रहा है, ये हो गया एक फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल लेंगे, सेकेंड एग्जांपल किसका लेंगे, Al2SO4 थ्राइस, एक ही बार में बड़ा बॉम्ब डालेंगे, Al2SO4 थ्राइस, इसका होगा टुकड़ा, क्या बनेगा, 2 Al बनेंगे, हर Al पे चार्ज आएगा +3, हमारा इधर फोकस चार्ज पे नहीं नंबर पे, प्लस SO4 पे चार्ज आएगा -2, SO4 कितने बनेंगे देखो 3, तो कितने हो गए, N थ्योरेटिकल कितना है 1 है ना, 1, N theoretical is 1, क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट इज 1, और बाद में इसके 2 बन गए, इसके 3 बन गए, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड मोल्स इज 5। आर यू गेटिंग दिस, ओके। अभी इसका ये नीचे ज्यादा जगह नहीं बची इसलिए इधर लिख रहा हूं, ये जो चीज इसके नीचे लिखी थी, I इज इक्वल टू N थ्योरेटिकल, क्या आएगा, थ्योरेटिकल आएगा कि ऑब्जर्व आएगा, आई होने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है, मैं गलती से लिख रहा था, वैसे आई होने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है। आप लोग डरिए मत, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और अगर ऑपरेशन भी होता है तो पहले इंजेक्शन लगाते हैं बेहोशी का, फिर ऑपरेशन करते हैं, कुछ दुखता वगैरह नहीं है। आई इज इक्वल टू, बेहोशी का मतलब उस पोर्शन, बॉडी के उस पोर्शन में बेहोशी, बाकी इंसान जागा हुआ रहता है और उसको पेन नहीं हो रहा होता है ज्यादा अगर इंजेक्शन लगा दिया। I इज इक्वल टू N ऑब्जर्व अपॉन N थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व कितना है 5, थ्योरेटिकल कितना है 1, देयरफॉर I इज इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब है पता है बच्चों, जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 5 टाइम्स हो जाएगा ना। आपने सोचा होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट 1 डिग्री से कम होगा, तो कितना कम होगा 5 into 1, मतलब 5 डिग्री से कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाहता हूं, ये है वेंटा फैक्टर, ये लिख लीजिए फटाक से, लिख लीजिए बोलता हूं ना तभी वीडियो पॉज कर लिया कीजिए और फटाफट लिख लीजिए फिर प्ले कीजिए वापस, ठीक है। ओके, आपको आई का मीनिंग पता पड़ गया है, और आई बनने के लिए ऑपरेशन थिएटर वो सिर्फ एक याद रखने वाला वाक्य है। आज भी बहुत सारी नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं बिना ऑपरेशन थिएटर के, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये बात बताई है। आगे चलते हैं, अभी वो वाले फॉर्मूले देखते हैं, कौन से वाले, ध्यान से सुनना, कौन से वाले फॉर्मूले देखेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहले इसका बात कर लेते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 नॉट x2। अच्छा, ये रिलेटिव लोअरिंग से मैंने P1 नॉट उधर भेज के बना दिया है, ठीक है, चलेगा ना, बात तो एक ही। ओके, वी नो दैट, व्हाट वी नो बच्चों, I इज इक्वल टू डेल्टा पी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा पी थ्योरेटिकल, ठीक है। एक बात बताओ, हमने यहाँ पे डेल्टा पी कैसे निकाला, एक्सपेरिमेंट किया कि वैल्यू इधर डालोगे तो आएगा,
वैल्यू डालोगे तो ना। P1 नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और X2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इनका वैल्यू जब पुट अप करोगे तो जो डेल्टा P आएगा उसको क्या बोलेगा, थेरोटिकल। अच्छा, इसको अगर मैं उधर भेज दूं क्या मिलेगा, देयरफॉर डेल्टा P ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू I इंटू डेल्टा P थेरोटिकल। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं ये डेल्टा P थेरोटिकल उधर भेजा तो I इंटू मिलेगा, और डेल्टा P थेरोटिकल तो यही है ना बच्चों, क्या बोलते हो, यही तो थेरोटिकल है। कैसे है थेरोटिकल वो समझो, कैसे थेरोटिकल, जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो वो थेरोटिकल है, जो भी आपको मिल रही है एक्सपेरिमेंट करके वो ऑब्जर्व्ड है। तो ये तो आप P1 नॉट और X2 का वैल्यूज मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा P मिलेगा ना, मतलब वो थेरोटिकल है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देयरफॉर, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बाकी के सारे फॉर्मूले आने वाले हैं। Therefore delta P observed is equal to I into ये वाला फॉर्मूला, P थेरोटिकल का वैल्यू यहां पे डाल दो, क्या आएगा, P1 नॉट X2। बात समझ में आ रही है? थेरोटिकल वाला जो था उसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा P थेरोटिकल इज इक्वल टू P1 नॉट X2। अब यहां एक I और लग गया, क्यों I लग गया, क्योंकि I का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है। हाफ कब होगा वो आगे बताया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब इस पे से मेरे को बताओ, हर फॉर्मूला में I मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा, तो कैसे होगा देखना। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, डिप्रेशन तो फ्रीजिंग पॉइंट के बाद में है, क्या है, ये लोअरिंग हो गया तो वो इंक्रीज होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे चलेगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे चलेगा। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम, बराबर है, एंड दिस इज व्हाट डेल्टा टीबी थेरोटिकल। बोला ना मैं आपको, जो भी वैल्यू डाल के सॉल्व करने वाले वो सारा थेरोटिकल है, क्या बोला, जो भी वैल्यू डाल के सॉल्व करोगे वो सारा थेरोटिकल है। देयरफॉर डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड would be is equal to what, I into delta TB theoretical, and delta TB theoretical का RHS लिख दूंगा मैं। बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं, पक्का। ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, बॉक्स मारना था ना, सबको बॉक्स मारना बुरा मान लेगा। तीसरा फॉर्मूला क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ, थेरोटिकल लिखेंगे नहीं, क्या आएगा, डेल्टा TF observed is equal to I into डेल्टा TF theoretical, और डेल्टा TF theoretical क्या होता है, KF into M। समझ गए, पक्का। 1 2 3 नए फॉर्मूले मिल गए, चौथा वाला नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं, ये रब करने के बाद लिख लो पॉज करके, ओके। देखो चौथा वाला क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है ना। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आप इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर खुद एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा रफ वर्क करता हूं, क्योंकि यहाँ पे ये लिख दिया था तो ये डायरेक्टली लिख पाए, इधर थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। पाई इज इक्वल टू एम आर टी, बराबर, या फिर पाई इज इक्वल टू सी आर टी। एक काम करते हैं, इधर क्या था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था आइडियल गैस इक्वेशन में, तो क्या बना, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी, वी उस तरफ आ गया, वही लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। व्हाट इज दिस, थेरोटिकल, एन वी आर टी सबका वैल्यू डालोगे तब जाके पाई मिलेगा, तो ये थेरोटिकल है, पाई थेरोटिकल। देयरफॉर पाई ऑब्जर्व्ड वुड बी I into पाई थेरोटिकल। ये मैं आपको बता चुका हूं, जब भी ऑब्जर्व निकालोगे वो पाई थेरोटिकल को I से मल्टीप्लाई करके, अगर आपके पास I का वैल्यू रेडी है तो, और नहीं है तो उसको सॉल्व करेंगे, वो आगे उसके न्यूमेरिकल सिखाए जाएंगे, उसका टेंशन लेने का नहीं। I into nRT the whole upon V, ये चौथा फॉर्मूला।
फॉर्मूला है। ये 4 फॉर्मूले हमको अगले लेक्चर्स में आगे आगे काम आने वाले हैं। सॉरी। तो मेरे प्यारे देशवासियों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर नंबर 9 में मिलेंगे, इससे आगे का डिटेल डिस्कस करेंगे। जय हिंद।